आपके ग्रैंडफादर ब्यूरोक्रेट रहे, आपके फादर भी रिनाउंड लॉयर, जज, आपने भी लॉ का ही फील्ड चूज किया। मैं सोचता था कि मैं नौकरी कर लूं एंड आई यूज्ड टू लव आर्ग्यूइंग इन कोर्ट एंड कोर्ट्स यूज्ड टू लव सी मी आर्ग्यू। जब छत्तीसगढ़ स्टेट बना तब भी आपने छत्तीसगढ़ और एमपी के जितने भी डिस्प्यूट्स थे उनको रिजॉल्व करने में काफी हेल्प की। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने अपने प्रोफेशन में पॉलिटिक्स को नहीं आने दिया, बट सक्सेस इज नेवर एट द कॉस्ट ऑफ लॉ। और 2008 में जो अगर आज हम क्लैट जो एग्जाम होता है उसके लिए अगर कहा जाए कि मिस्टर विवेक तनखा इज अ विजनरी फॉर दिस एग्जाम, तो ये आपको कैसे थॉट आया 12 साल की प्रैक्टिस थी और मध्य प्रदेश में 70-75 के पहले कोई एडवोकेट बना नहीं था। कि हम जैसे फिल्मों में जब देखते हैं कोर्ट का सिनेरियो बहुत अलग होती है और रियल लाइफ में आई थिंक कोर्ट और उसकी जगह बहुत अलग है। इट्स लाइक अ थिएटर, अनडिक्लेयर्ड थिएटर है ये। फोरेंसिक लॉ बहुत बड़ा डेवलप हो रहा है। अब तो मीडिएशन लॉ आ रहा है। बिकॉज ये भी कहा जाता है कि जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड। इंडिया को ड्रास्टिक जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। महिलाओं के आरक्षण की बात करना बंद कर देना चाहिए। ये चेंज लाएगा ये देश में। ड्रॉबैक है हमारे जुडिशरी सिस्टम का कि केसेस बहुत डिले होते हैं, बहुत ही पेंडिंग है। क्या एक रास्ता निकल सकता है कि जिससे लोगों को इससे राहत मिले? अब तक हमने यूजेट के पॉडकास्ट में जितने भी लोगों से मुलाकात की है, उनके लाइफ चैलेंजेस और लाइफ जर्नी के बारे में जाना है, उससे एक बात तो बहुत ही गहराई से समझ में आई है कि ज़िंदगी में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई परेशानी ना हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी परेशानी का कितना डटकर मुकाबला करते हैं। हमारे आज के एपिसोड के गेस्ट जो हैं, उनकी लाइफ को अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि उनके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। लेकिन शुरुआत ऐसी नहीं थी। उन्होंने अपने हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन से आज वो सब कुछ हासिल किया है जिसके वो हकदार हैं। सो लेट्स बिगिन आवर कॉन्वर्सेशन विद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मिस्टर विवेक तनखा। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट विवेक जी। थैंक यू कीर्ति जी, इट्स अ प्लेजर to be invited by you. Yeah, thank you. It's our pleasure rather. आपके ग्रैंडफादर ब्यूरोक्रेट रहे, आपके फादर भी रिनाउंड लॉयर, जज, आपने भी ये लॉ का ही फील्ड चूज़ किया, तो ये उस लेगेसी को मेंटेन करने के लिए था या आपकी चॉइस थी या कोई और वजह? Partly legacy and partly it was forced. Forced? Not forced. Yeah. The time compulsions of time. जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था उस वक्त मेरे फादर की डेथ हो गई। आई वॉज वेरी यंग। इट वॉज अ सडन डेथ विच जिससे कि ऐसा लगा कि पूरी दुनिया क्रैश कर गई है। आई हैड अ यंग मदर एंड अ यंगर ब्रदर एंड माई सिस्टर हैड जस्ट बीन मैरिड 6 months before my father's death. And he died playing tennis. He had a heart attack while playing tennis in Narmada Club, Jabalpur. Never recovered. And he was about to discharge, I think, that time. The day he was to be discharged, he had a second attack. And my grandfather, 1 month before, जब main attack आया था, जी. and he was rushed to the hospital. My grandfather came from Rewa, and he told the doctors of Jabalpur, and they were the top doctors at that time, Dr. Mishra, Dr. Srivastav, the specialists. He was clairvoyant. He said, "Doctor, ये उनका first attack है." इसके बाद he used to call my father राजा। राजा को दूसरा भी अटैक आएगा। अगर आप उस अटैक से राजा को बचा दोगे तो मैं आपको डॉक्टर मानूंगा। Because all doctors were our friends also. And this narration was given to people for years by the doctors, you know. So my grandfather was a clairvoyant. My father was a lawyer who became a judge. उनका बहुत अच्छा कैरियर था। If he had, Justice J.S. Subramanian used to be his junior judge in Madhya Pradesh. Yeah. So he had the best of career ahead of him. जी. But then again, circumstances से it was cut short. तो वो आपको लेकर के तो आए। उसके बाद मैं सोचता था कि मैं नौकरी कर लूँ, अच्छा। क्योंकि how to support the family and I had a car, but I used to conserve on petrol. So it was a tough beginning. Yeah, life is like that ना, कि जो दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो है। आपके अंदर के अपने स्ट्रगल्स हैं, अपनी परेशानियां हैं और उनको ओवरकम करना है। लेकिन जब आपने इस प्रोफेशन में आए और आपने काफ़ी अच्छा काम भी शुरू किया, और जहाँ तक हमें समझ में आता है शायद 1992 में आपको आई थिंक एडवोकेट जनरल की पोस्ट ऑफर की गई थी। बट आपने 12 साल की प्रैक्टिस थी जी। ये बड़ा स्टेट था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। बाय 1990 में यू कैन से
टॉप थोड़ा लेयर में था एंड आई वाज एंजॉयिंग माय प्रैक्टिस। मेरे को ऐसा लगता रहा कि मैंने वर्ल्ड कैप्चर कर लिया एंड आई यूज्ड टू लव आर्ग्यूइंग इन कोर्ट्स एंड कोर्ट्स यूज्ड टू लव सी मी आर्ग्यू एंड बहुत इनकरेजमेंट था उस वक्त। मगर 92 में जब प्रेसिडेंट्स रूल आया तो एक कोई गवर्नर साहब थे मेरठ के, मुस्लिम जेंटलमैन, जी मैं तो जानता भी नहीं था उनको, जी मैं मिला भी नहीं था कभी। जी उन्होंने जजेस से पूछा कि किसको एडवोकेट जनरल बनाया, बिकॉज नेचुरली गवर्नमेंट जब चेंज होती है, राष्ट्रपति शासन आता है तो नया एडवोकेट जनरल आता है। तो जजेस ने यूनानिमसली उनको कह दिया कि विवेक को बनाओ, अच्छा। सबसे ब्राइट लड़का है वो हमारे यहाँ का। बट उस वक्त आप काफी यंग थे। बहुत यंग था, हाँ। 12 साल की प्रैक्टिस थी और मध्य प्रदेश में 70-75 के पहले कोई एडवोकेट जनरल बना नहीं था। तो उन्होंने मेरी कंसेंट ले ली, मगर जब बनाने का समय आया तो दे डेवलप कोल्ड फीट कि इतने यंग लड़के को कैसे बना दे इतने बड़े स्टेट में। अच्छा, थोड़ा एज का एक इशू था जी। तो तो मुझे फिर रिक्वेस्ट की गई कि आप एडिशनल एडवोकेट जनरल बन जाइए, डिफैक्टो एडवोकेट जनरल रहिए, हम एक 75 साल के व्यक्ति को एजी बना देते हैं। तो मैंने पोलाइटली मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको कंसेंट एजी की दी थी, एडिशनल की नहीं दी थी। ये सेम चीज़ 1996 में भी आई थिंक उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने भी आपको जजशिप ऑफर की थी, बट यू पोलाइटली रिफ्यूज्ड। सो क्यों, मतलब आपको जज नहीं बनना था, आपको एज अ लॉयर ही आपको मज़ा आ पता रहा था नहीं क्यों, प्रैक्टिस हाँ, में? मैं अपनी प्रैक्टिस बहुत इंजॉय करता था एंड आई लाइक स्पीकिंग, स्पेशली जब मैं कोर्ट में बोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे सरस्वती अंदर आ गई है और चीज़ें अपने खुद आप आप बाहर निकलती हैं। लोग हमको बोलते हैं कि तनखा साहब, जब हम बाहर बात करते हैं और जब आप कोर्ट में बोलते हो तो यू आर अ ट्रांसफॉर्म मैन, इट हैपेंस ऑन इट्स ओन, ये कोई बनावटी नहीं होता ये। एंड you are able to think the right points, put it up in the right way, the right manner, अपनी बात संक्षेप में बोलिए, शॉर्ट में बोलिए। So judges used to like me a lot. तो राष्ट्रपति जी ने बोला था मुझे उस वक्त, एटलीस्ट 8 IAS ऑफिसर्स भी प्रेजेंट थे। He says, मैं विवेक के पिताजी को बहुत अच्छे से जानता था और मेरे को उनके लिए बहुत इज्जत थी। He used to come to meet my father. He was a minister at that time. And he says, क्योंकि उनका डेथ बहुत अर्ली हो गई थी एंड विवेक इज द कैरियर ऑफ हिज लेगेसी, मैं चाहता हूँ कि वो विवेक जज बन के लेगेसी आगे बढ़ाए। बट मुझे जज बनने की शौक नहीं था तो मैंने पोलाइटली उनको रिक्वेस्ट की कि माफ़ कर दीजिए। जी, आपने जो कहा कि आपको जिरह करने में बहुत मज़ा आता है, और जब आपने अपना करियर शुरू किया तो आपके जो कुलीग्स थे उन सब के बीच में एक जोक चलता था और आपके ऊपर एक MRTP लॉ लागू होता था कि आपकी मोनोपोली थी कि जितने भी केसेस वहाँ आते थे दिन भर में वो आपके पास आते थे। तो ऐसी क्या खास वजह थी कि अगर दिन भर के 20-25 केसेस आ रहे हैं और वो आपकी झोली में आ रहे हैं? आप क्या मानते हैं, ऐसी क्या खास बात? मुझे नहीं मालूम कि क्या कारण होगा, बट मुझे ये पता है कि केसेस बहुत आते थे और लगभग आपका पूरा छत्तीसगढ़ मेरे साथ था। और जितने आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उस वक्त बडिंग थे, इन सब की केसेस लगभग मैंने ही लड़े थे। बहुत आते थे रायपुर से और छत्तीसगढ़ से लोग, इसलिए छत्तीसगढ़ से मैं बहुत वेल अक्वेंटेड था और पसंद भी करता रहा छत्तीसगढ़ को। और जब छत्तीसगढ़ स्टेट बना तब भी आपने छत्तीसगढ़ और MP के जितने भी डिस्प्यूट्स थे उनको रिजॉल्व करने में काफ़ी हेल्प की, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, उसका भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डिवाइड हुआ तो जोगी जी ने मेरे को एक दिन मजाक में बोला था कि विवेक, ऐसा तो व्हाई कांट वी हैव एडवोकेट, कॉमन एडवोकेट जनरल फॉर बोथ द स्टेट्स। बट मैंने अपने प्रोफेशन में पॉलिटिक्स को नहीं आने दिया कभी। प्रोफेशन में नोबडी कुड टेल मी कि मेरा क्लाइंट कौन होगा, और इस पे मैं बहुत फर्म था। बहुत दफ़े बड़े बड़े लोगों के नाम नहीं लूँगा आज मैं, को बुरा लगता था कि मैं इनको क्यों डिफेंड कर रहा हूँ, उनको क्यों डिफेंड कर रहा हूँ। तो मैंने कहा साहब, मैं आपको भी डिफेंड करता हूँ, जब आपका केस होगा तो आपको करूँगा, उनका केस होगा तो उनको करूँगा। ये आप मुझे डिक्टेट नहीं करेंगे कि मैं किसको डिफेंड करूँगा। तो कितना मुश्किल होता है जब आप इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस लड़ते हैं और अपना नाम है, तो एक जो लीगल एथिक्स है और क्लाइंट का इंटरेस्ट है, उसके बैलेंस को बनाने में कितना मुश्किल होता है? देखिए, हर आदमी चाहता है कि मैं जो लीड कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल हो, बट सक्सेस इज नेवर एट द कॉस्ट ऑफ लॉ। मुझे कभी इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। गलत करने में मैं विश्वास नहीं करता हूँ और सही कहने से मैं डरता नहीं हूँ। तो मैंने ऑलवेज सत्य के साथ खड़ा रहा
और अच्छे से खड़ा रहता था मैं। मेरे जब मित्र लोग डोलडम में रहते थे, जब उनका सबसे खराब वक्त होता था, मैं कभी उनको छोड़ता नहीं था। ये मेरा कैरेक्टर था और आज भी है। मैं कभी पावर के साथ बहता नहीं हूँ। हो सकता है कि पावर को रोकने की कोशिश करता हूँ, चेकमेट करने की कोशिश करता हूँ। और जब हमारी पार्टी भी पावर में आती है तो तब भी मेरा झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आई एम ऑलवेज अ कॉन्ट्रेरियन व्यू। मेरे को पावर का मिसयूज बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल गलत बातों को अप्रूव करने को तैयार नहीं रहता हूँ। ये मेरा कैरेक्टर है। तो कई बार इन इश्यूज को लेके प्रॉब्लम आती थी, बट पीपल अंडरस्टैंड। उनको पता है कि विवेक को इतना ही पुश कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और जहाँ तक वकालत का सवाल है, ये तो पेशा मेरा पैशन है, इट्स माई लव। एंड आरती कहती है, माई वाइफ, दैट्स हर नेम आरती, कहती है मैंने देखा तो यू हैव टू लव्स इन लाइफ, वन इज योर फैमिली एंड सेकंड इज योर प्रोफेशन। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात भी है और ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी है। आई थिंक अगर आपके पार्टनर से आपको ये कम कॉम्प्लीमेंट मिले तो। मैं एक चीज़ आपको बताऊं जी, वन ऑफ द reasons I could do well in life is my wife's strength, support and strength. मतलब मुझे को कभी ये प्रॉब्लम नहीं गई कि मैं मेरे एब्सेंस में या मेरे बिजीनेस में मेरे घर को कौन देखेगा। आई हैव अ 93-year-old मदर एंड अ 92-year-old मदर इन लॉ। दोनों मेरे साथ 10-15 साल से रह रहे हैं दिल्ली में। आई हैव अ सिस्टर हु लॉस्ट अ हस्बैंड अबाउट 15 years बैक। उनकी फैमिली है। आरती पूरी फैमिलीज को देखभाल करती है इन माय एब्सेंस, नॉट ओनली दिस इमीडिएट फैमिली, द लार्जर फैमिली आल्सो। हाँ, तो मेरे को आरती के रहते हुए एक 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 पूरा तरह विश्वास रहता है, एक फ्रीडम है कि मैं अपना काम अगर करता रहूंगा तो घर अच्छे से चलता रहेगा। और ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, लाइक मतलब इनफैक्ट मैं तो लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हर चीज़ अपनी फैमिली के साथ करो, सपोर्ट योर फैमिली, बी अ रियल पार्टनर टू योर वाइफ। आपने जैसे कहा कि आपने कुछ अपने प्रिंसिपल्स बना के रखे हैं अपने प्रोफेशन में और उसके अगेंस्ट आप नहीं जाते, बट जुडिशरी सर्विसेज या जुडिशरी जो ये लीगल प्रोफेशन है, इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन जो हैं उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। और ऐसा मिथ है या रियलिटी, आई डोंट नो, आप बताएंगे कि लेगेसीज जहाँ चलती है वहाँ लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बट अगर कोई फर्स्ट जनरेशन लॉयर बन रहा है तो उसका वो जनरेशन तो आई थिंक स्ट्रगल में ही निकल जाती है। ऐसा है, और अगर है तो क्यों है? पार्टली है, पार्टली नहीं भी है। ये फैक्ट है कि अगर आपके पास एक बैकअप है, लेगेसी का बैकअप है, तो आपको इनिशियल एडवांटेज रहता है, क्योंकि आपके पास एक अवेलेबल केसेस होते हैं टू शो योर टैलेंट। आपको केसेस ढूंढने नहीं पड़ते, आपके घर में केसेस होते हैं, पिताजी के होते हैं, चाचा जी के होते हैं, हाँ, वेयर यू कैन प्रूव योरसेल्फ। जहाँ तक फर्स्ट जनरेशन लॉयर का है, कोई टैलेंट को या इंटेलेक्ट को रोक नहीं सकता है। अगर कोई लड़का रियली इंटेलिजेंट होता है, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। द मोमेंट यू स्पीक इन द कोर्ट एंड द वर्ल्ड इज लिसनिंग टू यू, कोई आपको बढ़ने से रोक नहीं सकता। ये मेरा कहना है। अगर कोई बच्चा हार्ड वर्कर है, ही हैज द राइट एप्टीट्यूड फॉर लॉ एंड ही डज हिज थिंग्स द राइट वे, उसको कोई बढ़ने से नहीं रोक सकता। और 2008 में जो अगर आज हम क्लैट जो एग्ज़ाम होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, उसके लिए अगर कहा जाए कि मिस्टर विवेक तनखा इज़ अ विजनरी फॉर दिस एग्ज़ाम, तो ये आपको कैसे थॉट आया? बिकॉज अगर हम बहुत साल पहले की बात करें तो लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता था कि अगर आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं, मेडिकल नहीं कर सकते हैं, आर्ट्स नहीं कर सकते हैं, तो आप लॉ कर लीजिए। ये एक बहुत पुराना कल्चर था, बट नाउ डेज इट हैज़ बीन चेंज्ड। और अब ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज आने की वजह से एक जो वैल्यू है इस कोर्स की वो काफ़ी बड़ी है। तो आपको ये कैसे थॉट आया कि ये इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, एक एग्ज़ाम होना चाहिए कॉमन, और उससे क्या फ़ायदे हुए? देखिए, पहली चीज़ तो जब मैं अपने स्मॉल वे में, मैं तो मध्य प्रदेश में था, तो मैंने दिग्विजय सिंह जी के साथ मिल के बात करने वाले तो वही थे जी। हम लोगों ने नेशनल लॉ स्कूल सेटअप किया भोपाल में। दिग्विजय जी के माध्यम से हम नेशनल जुडिशियल एकेडमी लेके आए भोपाल में। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां थी। आज तक दोनों इंस्टीट्यूशंस स्टैंड आउट इन भोपाल। तो ये मेरा शौक था
और मैं आई यूज्ड टू लव जब दिग्विजय सिंह जी ये सब काम किया करते थे, बिकॉज मैं बेसिकली कंस्ट्रक्टिव मोड का व्यक्ति हूँ। जब वरुण का 2007 में लॉ परीक्षाएं, वरुण मतलब आपके बेटा he had to sit. He had finished his schooling from संस्कृति in भोपाल, नहीं भोपाल, संस्कृति दिल्ली, वो जो Yeah. सिविल सर्विसेज का Yeah, स्कूल yeah, है। उसके बाद उसको लॉ ज्वाइन करना था, तो he had to do about 8 exams in 3 days. तो मैं उसको एक एग्जाम में ले जाता था, वो वापस लेके आता था, फिर दिन को ले आता था, लेके आता था, फिर शाम को ले आता था, लेके मैं 3 दिन तक यही कर रहा था। तो मेरा कहना था कि जब मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में सब तरफ जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम्स आ गए हैं, तो लॉ में क्यों नहीं होना चाहिए? तो मैंने पिटिशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में। उसमें मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यूजीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एचआरडी मिनिस्ट्री को पार्टी बनाया, और मेरे को 15 मिनट लगे उस बेंच को परसुएट करने में कि भाई यूनिफाइड एग्जाम हो सकता है, क्योंकि उनका ये कहना था कि एवरी लॉ यूनिवर्सिटी स्टेट की होती है, उनका इनैक्टमेंट होता है, वो क्यों मानेंगे? उनके चीफ जस्टिस हेड होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विजिटर होता है, दुनिया भर की बात है। अरे मैंने कहा साहब मेडिकल में भी तो वही होता है, इंजीनियरिंग में भी वही होता है, मैनेजमेंट भी होता है। तो जब मैं बहुत परसुएसिवली बताता रहा तो उनको शायद बुरा लगा होगा कि तनखा साहब अच्छी बात कर रहे हैं, एंड लेट्स गिव हिम अ चांस। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। उन्होंने नोटिस इशू किया। जैसे उन्होंने नोटिस इशू किया तो मैंने सुनील कुमार जी को फ़ोन किया, मेरे मित्र थे, मैंने उनके लिए बहुत केसेस किए थे मध्य प्रदेश में, इवन बिफोर बिकमिंग एडवोकेट जनरल। मैं वो मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी लीगल लड़ाइयों में साथ थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सुनील जी, यू हैव अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी एज एचआरडी एडिशनल सेक्रेटरी, तो ऐसा ऐसा नोटिस हुआ है, इसको जल्दी से एक एंट्रेंस टेस्ट का शेप दीजिए। इसी तरह मैंने यूजीसी के वाइस चेयरमैन को फ़ोन किया, प्रोफेसर मूलचंद शर्मा जी, जो मेरे प्रोफेसर होते थे लॉ यूनिवर्सिटी में, सीएलसी लॉ सेंटर दिल्ली। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे उनको रिक्वेस्ट किया। फिर इन तीनों ने मिलके एक स्कीम बनाई। वो स्कीम फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। फिर हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि उस स्कीम को एक्सेप्ट कर लीजिए। दैट इज हाउ क्लैट वाज बोर्न। बट नाउ डेज अब जैसे हम अगर बात करें, हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड चलता है। एक समय आता है कि जब लोग पीटी के पीछे भाग रहे थे, पीएमटी के पीछे भाग रहे थे, फिर एमबीए के, और अब लॉ के पीछे भाग रहे हैं। लॉ प्रीमियर कोर्स हो गया बहुत। बट लेकिन इतने सारे कॉलेजेस, इतने सारे स्टूडेंट्स, और जब निकल रहे हैं, और आज का अगर हम सिनेरियो देखें, जो कॉर्पोरेट लॉयर्स बनना चाहते हैं, फर्म में ज्वाइन करते हैं, बहुत स्ट्रगल है, और स्ट्रगल के बाद उनको कुछ फ्यूचर नहीं दिखता, या कौन सी स्ट्रीम चुने। लिटिगेशन में अगर जा रहे हैं तो बहुत समय तक उन्हें पैसा कमाना, पैसा आएगा ये भूल जाना है। कॉर्पोरेट में जा रहे हैं तो ये माइंडसेट बना के जाना है कि आपको हो सकता है 19 घंटे काम करना पड़े। तो ये एक जो सिनेरियो है, ये ओवर फ्लडेड होने की वजह से है, या एक्चुअल डिमांड है इस प्रोफेशन की? बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, मैं एक रिसेंट इंसिडेंट आपको बताऊं जी। नेशनल लॉ स्कूल भोपाल में हम एक एनुअल मूट कोर्ट कंपटीशन करते हैं, जो कि वन ऑफ द फ्यू इंटरनेशनल मूट्स है इंडिया का, जस्टिस तनखा मेमोरियल इंटरनेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन। 40 से 45 यूनिवर्सिटीज टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, विश्व से भी आती हैं, अलग अलग देशों से। अब की भी हुआ, अभी लास्ट मंथ की बात है। तो मैंने हंसते हुए, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश सब लोग बैठे थे, मैंने कहा साहब महिलाओं के आरक्षण की बात करना बंद कर देना चाहिए। तो मैंने सभा से क्यों? मैंने कहा साहब मैं जिस लॉ स्कूल में जाता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर कई लॉ स्कूल्स में जाता हूँ स्पीच देने या मिलने, तो मैंने 50% से ऊपर बच्चे लड़कियां हैं। तो मैंने कहा वो तो खुद अच्छा कर रही हैं, आपको उनके लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑन देयर ओन माइट, वो लोग दे विल डू वेल। तो उस पर हंसते हुए चीफ जस्टिस ने कहा वो 50% नहीं 70% चाहती हैं। एक मजाक था। जी जी। कहने का मतलब है कि ये जो न्यू एरा का डॉन आया है, जिसमें महिलाओं का एम्पावरमेंट भी सामने दिखने लगा है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लॉ, ये चेंज लाएगा इस देश में। ये सबसे बड़ा चेंज लाएगा जब लड़कियां लॉ की बारीकियां समझ लेंगी, लड़कियां या महिलाएं अपने देश की ये समझ लेंगी उनके राइट्स क्या हैं। दे कांट बी इल ट्रीटेड, they have to be treated well. This will bring a change in India, and this is bringing a change in India. और जो लॉ का एजुकेशन का जो एक प्रोलिफरेशन हुआ है, ये इंडिया की बेस्ट स्टोरी होगी in the times to come.
इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलो या कैपिटलाइजेशन बोलो, जो एक नया इथॉस आ रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम की तरफ जा रहा है। और बहुत सारी पॉलिसीज भी जो इंडिया इंटरनेशनल पॉलिसीज बन रही हैं, सब में लॉ इन्वॉल्व है। लॉ इन्वॉल्व है। अब आपको अगर स्काई से सैटेलाइट के माध्यम से टोल कलेक्ट करना है तो एग्रीमेंट्स कौन बनाएगा? यही बच्चे बनाएंगे। अगर आपको स्पोर्ट्स में जैसे स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं, जो स्पोर्ट्स के एग्रीमेंट्स होंगे वो कौन बना रहे हैं? इवन मीडिया, एंटरटेनमेंट, जो लिटिगेशन है वो एक छोटा पार्ट हो जाएगा लॉ का। जो अपन ट्रेडिशनल लॉ जो हमने स्टार्ट की थी, लॉ बहस करना कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में खड़े होके काले कोर्ट में बहस करना, वो एक छोटा पार्ट रहेगा। बड़ा पार्ट वुड बी दिस कॉर्पोरेट लॉ, एंड इसमें ये बच्चे सब एडजस्ट होंगे, क्योंकि दिस इज वेयर दे आर लुकिंग एट द फ्यूचर। अब तो साइबर लॉ में स्पेशलाइज कर रहे हैं बच्चे, स्पेस लॉ में कर रहे हैं, स्पोर्ट्स लॉ में कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट लॉ में कर रहे हैं। आईपीआर तो पुराना है। फोरेंसिक लॉ बहुत बड़ा डेवलप हो रहा है। अब जो मीडिएशन लॉ आ रहा है, आ चुका है। इंडिया में मीडिएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही होगा जितना कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है। उतने मीडिएटर्स रहेंगे, उतने लॉयर मीडिएटर्स को असिस्ट करेंगे या मीडिएटर्स बनेंगे। ये सब चीजें इन बच्चों के लिए तो हैं। तो फ्यूचर इज वेरी ब्राइट फॉर पीपल हु आर डूइंग लॉ। आपको अपने इतने साल के करियर में आपको कुछ ऐसा याद आता है कि कोई ऐसा केस या कोई ऐसा इंसिडेंस कहें जिससे आपके लीगल परसेप्शन को चेंज करके रख दिया हो? जब मैं यंग लॉयर था, 92 की बात है, 91-92 में चिदम्बरम साहब के साथ अफेयर हो रहा था, और उस वक्त मैं आर्ग्यू कर रहा था कि कोऑपरेटिव मूवमेंट के अच्छे पॉइंट्स क्या होने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स आती थी, कोऑपरेटिव मूवमेंट को ख़त्म कर देती थी। तो उस वक्त भी हमारा एक हिस्टोरिक विन हुई थी, और पूरे मध्य प्रदेश में, विच इंक्लूडेड छत्तीसगढ़ इन 93, पूरे जो जितने कमिटीज डिसॉल्व की गई थी कोऑपरेटिव, बैंक्स एंड अदर सोसाइटी, सब रिस्टोर की गई पूरे मध्य प्रदेश में। और एक रीजन कांग्रेस की विक्ट्री का वो भी था भाई। तो 40 जो लोग रिस्टोर हुए, उसमें से 40 लोग एमएलए बने थे उस वक्त। तो 93 में जो कोऑपरेटिव विक्ट्री थी हमारी, वो कांग्रेस का एक बड़ा रीजन था फॉर फॉर्मिंग गवर्नमेंट लेटर। इसी तरह गोदा वर्मन, मैं असिस्ट करता था सुप्रीम कोर्ट को एज एडवोकेट जनरल ऑल्सो। मेरा कहना है कि अगर हम फॉरेस्ट को नहीं बचाएंगे, हमारा फॉरेस्ट कवर अगर नहीं बढ़ेगा, और ये फर्जी प्लांटेशन अगर का सिस्टम बंद नहीं करेंगे, तो खत्म हो जाएंगे। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? एंड उस पर स्ट्रिक्टनेस जो आई, उसका मैं सबसे बड़ा सपोर्टर था। अगर हम कोर्ट की आपने जैसे बात की, तो जस्ट एक थॉट आया कि हम जैसे फिल्मों में जब देखते हैं तो एक कोर्ट का सिनेरियो, वहाँ की जिरह बहुत अलग होती है, और रियल लाइफ में आई थिंक कोर्ट और उसकी जिरह बहुत अलग है। क्या डिफरेंस आपको लगता है? आपको लगता है कि सिनेमा में इसको बहुत ही ग्लैमराइज्ड वे में बताया जाता है, और एक्चुअल अगर देखा जाए तो ये बहुत टफ है? नहीं, सिनेमा है, एंड सिनेमा कैन नेवर बी एक्चुअल रियलिटी। वो तो उनको दे हैव टू सेल ना। बट जो सिनेमा में जो जनरली दिखाते हैं, वो ट्रायल कोर्ट की सीन्स दिखाते हैं आपको, बट वो भी डिस्टॉर्टेड होते हैं। माय लॉर्ड अंदर घुस रहा है कोई कि मैं बोलना कुछ चाहता हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ तो पहले से लिस्ट आती है, विटनेसेस को बुलाया जाता है, समन्स जाते हैं, आपको ओबेडिएंटली खड़ा होना पड़ता है। बट ठीक है, सिनेमा तो ग्लैमराइज करती है हर चीज को। बट द फैक्ट इज कि मेरी जो प्रैक्टिस बाय एंड लार्ज थी, वो एपेलेट थी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो वो ट्रायल प्रैक्टिस जो होती है, जो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अभी जो जैसे हमने बात की, आपने कहा बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितने भी यंग अभी जो एस्पिरेंट लॉयर्स आ रहे हैं, आपको लगता है कि उनमें किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक लॉयर में एक बेसिक क्वालिटीज़ तो ये होनी ही चाहिए, बाकी तो फिर वो आप उसको पॉलिश करें। तो किस तरह से लॉयर अपने आप को तैयार करे अगर वो अपने फील्ड में कुछ अचीव करना चाहते हैं? तो देखिए, इट ऑल्सो डिपेंड्स आप कौन सी लॉ में आगे बढ़ना चाहते हो। आप अगर कोर्ट में आगे बढ़ना चाहते हो, विच इज एक्चुअली द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। जो लॉयर नाम कमाता है, वो तो रियली स्पीकिंग कोर्ट में कमाता है। कंपनी में तुम वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम नौकर हो, तुम एक तनख्वाह पे हो। एक लॉयर जरूर शुरू में डिसएडवांटेज में रहता है। हम लोग सब हमारे सबके साथ वो डिसएडवांटेज था, क्योंकि यहाँ कोई बहुत ज्यादा स्टाइपेंड का सिस्टम नहीं था।
सीनियर्स जो थे हमको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी देते थे। पैसे देने का सिस्टम नहीं था मध्य प्रदेश में, एटलीस्ट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नहीं था। तो हम सब उसी सिस्टम से बाहर उभरे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो लॉ की फील्ड में आता है, ही इज लाइक अ स्टार। आप क्या कपड़े पहनते हो, आप कैसे गाड़ी से आते हो, कैसे उतरते हो, बॉडी लैंग्वेज कैसे आप वॉक करके अंदर जाते हो, जब कोर्ट कॉल करती है तो आप कैसे खड़े होते हो, कैसे अपनी बात स्टार्ट करते हो, कोर्ट कैसे आपकी बातों पर रिएक्ट करती है। इट्स लाइक अ थिएटर। एक्चुअली अनडिक्लेयर्ड थिएटर है ये, और हर आदमी आपको वॉच कर रहा है। तो इसलिए मैं ऑलवेज कहता हूँ, लॉयर की सीआर कोई नहीं लिख सकता, कोई जज नहीं लिख सकता, कोई पॉलिटिशियन नहीं लिख सकता। लॉयर की सीआर उसकी लिटिगेंट और पब्लिक लिखती है। अगर आपने परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, सरकारें आएंगी जाएंगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जजेस आएंगे जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई आई टेल माय लॉयर्स, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो, बी ए परफॉर्मर इन दैट सेंस। अभी जो जुडिशरी सिस्टम चल रहा है उसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आम लोगों की भी है, और आम पब्लिक को ये मौका नहीं मिलता कि वो अपने क्वेश्चंस की क्वेरीज पुट कर सकें कहीं और उनको उसके आंसर्स मिलें। क्योंकि जो सिनेरियो जो कहें हम कि ड्रॉबैक है हमारे जुडिशरी सिस्टम का, कि केसेस बहुत डिले होते हैं, बहुत ही पेंडिंग है, कई फैमिलीज़ तो लाइक डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एक केस को ही लेने में। तो ये जो इस तरह के सिनेरियो, ये ऑल्दो चेंज हो रही हैं चीज़ें, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी स्टार्ट हुए हैं, बट स्टिल अभी भी ऑफ कोर्स हमारी पॉपुलेशन इतनी है, केसेस इतने हैं, बट स्टिल क्या एक रास्ता निकल सकता है कि, या निकल रहा है या निकला है अभी, कि जिससे लोगों को इससे राहत मिले? ये मेरा बिलीफ है, और ये मैं बार बार पार्लियामेंट में बोलता भी हूँ, फ्रेंड्स के बीच में भी बोलता हूँ, आपके चैनल्स के माध्यम से भी बोलता हूँ। इंडिया को ड्रास्टिक जुडिशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अगर हम रिफॉर्म नहीं लाएंगे और सारे ये जो 3.5 करोड़ केसेस को एड्रेस नहीं करेंगे, तो आपका सिस्टम एक्चुअली फेल हो रहा है। जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक बात है। अगर बिकॉज ये भी कहा जाता है कि जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड। अगर मेरे लिटिगेशन का फ्रूट मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलेगा, तो दैट इज नो लिटिगेशन, मतलब ये तो मजाक हो जाता है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ गवर्नमेंट्स को, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट्स की एक दूसरी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट्स इतने कोई ड्रास्टिक चेंजेस के लिए तैयार नहीं रहती हैं। वो इसी में खुश होती है कि हम अपना जुडिशरी को किस तरह से मैनेज करके क्वाइट रखें और हमको ट्रबल ना हो। मतलब कोई बड़ी चीज या बड़ी बात करने को तैयार नहीं है। और जब तक हम बड़ी बड़ी सोच के साथ, और देखिए जुडिशरी को आपको इंडिपेंडेंट भी रखना पड़ेगा, गवर्नमेंटल कंट्रोल से दूर रखना पड़ेगा। और बार बार आप देखो कि जहाँ किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जजमेंट्स आते हैं, ऑर्डर आते हैं, तो उनके 2 MPs बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खराब है, वो तो सिविल वॉर करा देंगे। ये क्या हो रहा है कि हमको जब भी कोई चीज़ अनपैलेटेबल लगती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही डेमोक्रेसी की बेस्ट फाउंडेशन होती है। विदाउट इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपका प्रजातंत्र सर्वाइव ही नहीं करेगा, ना ये प्रजातंत्र कहलाया जाएगा। बट ये तो हम बात करें गवर्नमेंट या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या रिफॉर्म लाने की, बट जो इमेज है लॉयर्स की या जजेस की, वो भी आम जनता के बीच बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि उनको लगता है कि जैसे एक परसेप्शन है कि डॉक्टर को एक भगवान की तरह माना जाता है, कि आज अगर हम डॉक्टर के पास पहुंचे तो हम बच जाएंगे। अब नहीं है वो भी नहीं है। बट लॉयर के पास भी होता था कि अगर हमको कुछ न्याय चाहिए तो हम जज या लॉयर के पास जा रहे हैं, बट वो होता नहीं है। मतलब एक बहुत करप्ट सिस्टम हो चुका है, ऐसा लोगों को लगता है। सो ये कितनी रियलिटी है इसमें, और कैसे एक आम जनता इससे कैसे बच सकती है? सबसे पहले हमको अपने प्रोफेशन में एथिक्स और वैल्यू सिस्टम को इन्फोर्स करना पड़ेगा। पहले जो वकील साहब थे ना, वो अपनी सोसाइटी के एक अग्रणी व्यक्ति होते थे। ही वॉज लाइक अ वाइज पर्सन ऑफ द समाज। अब वो इमेज डिस्टॉर्ट होती जा रही है, और हम वो इमेज जब तक वापस नहीं लाएंगे तो ये प्रोफेशन ऑफ कोर्स विल बी अंडर डेंजर, थ्रेट। और मुझे लगता है कि जो बिगेस्ट रिफॉर्म इस प्रोफेशन में जो ज़रूरत है कि यू मस्ट ऑल्सो फिल्टर पीपल कमिंग इनटू द प्रोफेशन।
जब आप अनफिल्टर्ड इंग्रेस देते हो तो होता क्या है कि वो व्यक्ति को ही उसको उस आइडियोलॉजी when I say आइडियोलॉजी मीन्स रूल ऑफ लॉ, उसको रूल ऑफ लॉ से उतना प्रेम नहीं होता है। और दूसरा वो सोचता है कि मैं अपने बढ़ने के लिए हर चीज़ को अख्तियार कर सकता हूँ, हर मेथडोलॉजी को यूज़ कर सकता हूँ, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है टू रिफॉर्म द प्रोफेशन। इस प्रोफेशन को रिफॉर्म करना है, हमको जजेस का कंडक्ट को भी ये भी चेंज लाना है। लेकिन जब तक जुडिशरी ट्रांसपेरेंट नहीं होगी ये सिस्टम अच्छे से नहीं चल पाएगा। अकाउंटेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो किसी को नहीं छोड़ती है। हम सब अकाउंटेबल हैं, राष्ट्रपति भी अकाउंटेबल होना चाहिए, प्रधानमंत्री भी अकाउंटेबल होंगे, चीफ मिनिस्टर भी अकाउंटेबल होंगे, जजेस भी अकाउंटेबल होंगे। और अगर जजेस अकाउंटेबिलिटी से छुपेंगे या उसको नहीं लाने देंगे, ये उनकी इमेज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, खराब कर रहा है। अभी जो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट में जो इंसिडेंट हुआ जिसमें कहते हैं कि खूब सारे नोट जल गए, ना आपने आज तक 1 महीना हो गया है, उसका क्या कोई जवाब नहीं है, उसमें कोई एफआईआर नहीं है, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इवन वो मामला ही मैं यही कह रहा हूँ। तो ऐसे मामलों के बाद आप पब्लिक में ट्रस्ट कैसे लाओगे अपने प्रति? तो जुडिशरी को भी अकाउंटेबल बनना पड़ेगा और हो सकता है वक्त उनको बनाएगा। आई थिंक अभी भी जो यंग जनरेशन है उनका जुडिशरी सर्विसेज की तरफ इंक्लिनेशन कम है रादर देन कॉरपोरेट जो लॉज हैं या उस तरफ वो लोग जाना चाहते हैं, बिकॉज उनको उसमें कुछ फ्यूचर दिखता है या एक लाइफस्टाइल, एक अलग तरह का लाइफस्टाइल जो दिखता है, ये भी एक कारण हो सकता है। नहीं, जुडिशल सर्विसेज में बहुत बच्चे जा रहे हैं आजकल। अच्छा। क्योंकि पे स्केल बहुत अच्छी हो गई है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पे स्केल अपने हाथ में ले ली है, एक जजेस केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट अब डिसाइड करती है कि जुडिशल सर्विस में जो लोग जाते हैं उनकी पे स्केल क्या होगी, गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ती। ये तो गवर्नमेंट बहुत परेशान किया करती थी। तो बहुत यंगस्टर्स आजकल जज बनना चाहते हैं। बट जैसे आपने ठीक कहा, अब जज आप मध्य प्रदेश में बनोगे तो आप जबलपुर भोपाल में थोड़ी पोस्टेड रहोगे। आज झाबुआ में रह सकते हो, सिंगरौली में भी जाओगे, रीवा जाओगे, तो वो एक अनइंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है उनकी लाइफ का, एंड मे बी दैट इज द मेजर पार्ट। और कॉर्पोरेट में जब आप वर्क करते हो तो यू गो टू बिग सिटीज, तो लाइफ इज डिफरेंट। अगर अभी आजकल एक ट्रेंड और है स्टूडेंट्स में, लॉ स्टूडेंट्स को देखा जाए, जब वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करें, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो प्रेफर करते हैं कि आउट ऑफ कंट्री जा कर के वो पढ़ें। और यूजुअली हम लोग कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूके से मिलता जुलता है, तो काफ़ी लोग ये प्रेफर करते हैं कि आप यूके जाएं, बट कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में भी जाते हैं लोग और करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये उनके करियर में हेल्पफुल है, या ये सिर्फ एक दूसरा एंगल से कि ठीक है आप एक अलग कंट्री में जा रहे हैं, एक एक्सपोजर लेकर आ रहे हैं, वहाँ तक ठीक है, बट आपके प्रोफेशन में वो कितना हेल्पफुल है? मुझे नहीं लगता कि प्रोफेशन में डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, बट उनकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करता है। मेरा बेटा भी गया था, मेरी नीस भी गई थी। ये लगभग जितने बच्चे थोड़ा भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग 9 महीने का कोर्स होता है, वो डिप्लोमा कोर्स टाइप का होता है। किंग्स कॉलेज, ये कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और बहुत एडमिशन भी इजी है, डिफिकल्ट नहीं होता है। तो ये 1 साल के कोर्स के लिए जाते हैं बच्चे, एंड वहाँ उस कोर्स के बाद वहाँ कोई जॉब थोड़ी मिलती है उनको, क्योंकि उनकी ये कोर्स से कोई वहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं इस्टेब्लिश होती है। बट वो करके जब इंडिया वापस आते हैं, दे वो कॉन्फिडेंट, और अपने लेटर हेड में लिखते हैं LLM किंग्स। उनको अच्छा लगता है, गुड फीलिंग। थैंक यू सो मच वंस अगेन जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू कीर्ति जी। आज के इस पूरे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हमको मिली है, नॉट ओनली लीगल आस्पेक्ट की बल्कि एक सोशल और मॉरल वैल्यूज़ के बारे में भी। इसी तरह हमारी भी कोशिश रहती है कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको एक बेहतर कंटेंट दे सकें और सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।